Okay, so welcome back, and this one is lecture number 2 on atomic and molecular physics, and here we have to discuss Bohr-Sommerfeld theory of hydrogen atom and hydrogen-like atoms. Fine, और स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट आउट करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर कवर अप करने हैं. ठीक है, एक थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और सबको ऑलरेडी मैक्सिमम आता भी है, मतलब जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बहुत आती हैं, अच्छे से आती हैं, बट स्टिल वी विल डिस्कस. एंड अगर मैं इसकी बात करूँ इम्पोर्टेंस की इस चैप्टर की, तो बार्क और जो छोटे एग्जाम्स होते हैं लाइक बार्क है और गेट है, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, नेट में प्रोबेबली क्वेश्चन नहीं आता है, बट स्टिल वी हैव टू रीड इट. क्यों? क्योंकि बताया ना कि एक कंटिन्यूटी के लिए एक लिंक बना रहे हमारा सब्जेक्ट का, तो उसके लिए हमको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा. दिस इज़ बेसिक फॉर एटॉमिक. सही है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखो क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे. दिस इज लेक्चर 2. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्टिंग कर रहे हैं क्या क्या पढ़ेंगे, फिर फास्टली. तो देखो सबसे पहले क्या आएगा कि ये जो कहानी है इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ. ठीक है, तो देखो इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था कि लोगों ने एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा ऑब्टेन किया. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा ऑब्टेन किया लोगों ने एक्सपेरिमेंटली. अब चैलेंज ये था कि उसको एक्सप्लेन करना था. ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये सब कहानी हुई है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या आएगा, जो मतलब हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है जो ऑब्टेन हुआ एक्सपेरिमेंटली, सबसे पहले उसी की बात करेंगे कि वो कैसा था, कैसा दिखता था, क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन की और बढ़ेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक विल बी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा. ठीक है, फिर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए. अब सबसे पहले जो एक्सप्लेन करने के लिए जो आगे आए वो थे आपके बोर, नील्स बोर, और आई थिंक इन 1913 या 1917 यार जो टाइम है वो याद नहीं है, बट नील्स बोर है ना. तो उन्होंने क्या किया, कुछ पोस्टुलेट्स दी. तो सबसे पहले वही बोर्स पोस्टुलेट्स. ठीक है, उसके बाद में उन बोर पोस्टुलेट्स के बेस पर, या मैं बोलूँ इनके बेसिस पर एक बोर मॉडल कंस्ट्रक्ट किया उन्होंने. ठीक है, तो फिर वो बोर मॉडल क्या है और उसके थ्रू एक्सप्लेनेशन किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोर मॉडल, बोर्स मॉडल. अब इसमें भी 2 पॉइंट थे. बोर मॉडल जब कंस्ट्रक्ट किया तो 2 चीज़ें थी कि जो न्यूक्लियस है आपका हाइड्रोजन एटम में, ये इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हाइड्रोजन, और बोर मॉडल भी फिर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स. ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स क्या होता है वो भी बता दूं. हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, इनके लिए था वो. ठीक है, और जो ये न्यूक्लियस है यहाँ पर एक प्रोटॉन होता है, तो इसका जो मास है न्यूक्लियस का वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, इसका मतलब इस चीज़ से, इलेक्ट्रॉन से, ये बहुत हैवी है. प्रोटॉन इज़ वेरी हैवी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन. सो जो न्यूक्लियस का मास है उसको हम बहुत ज़्यादा इनफाइनाइटली हैवी ले लें. एक तो ये जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें बोर ने यही किया कि न्यूक्लियस का जो मास है उसको इनफाइनाइटली हैवी ले लिया. फिर उससे जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व थी, उसकी नहीं हो पाई, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, तो फिर उन्होंने इसका फाइनाइट मास कंसिडर किया. तो 2 स्टेप में बोर मॉडल है. फर्स्ट होगा कि इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसिडरेशन विद इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसिडरेशन. ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे स्पेक्ट, और यहाँ पर कुछ चीज़ें करेंगे वो भी बता दें. सबसे पहले वेलोसिटी,
पहले देखेंगे कि मैथमेटिकल वर्जन क्या है बोर पोस्टुलेट्स का, इस टॉपिक के अंडर सब टॉपिक। ठीक है, मैथमेटिकल वर्जन क्या है? मैथमेटिकल वर्जन ऑफ बोर पोस्टुलेट्स। ठीक है, बोर पोस्टुलेट्स। फिर हम देखेंगे कि जो मैथमेटिकल वर्जन है बोर पोस्टुलेट्स के, उनका क्या मीनिंग है। ठीक है, और उससे फिर हम क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला और एनर्जी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये सब ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, और इनका डिपेंडेंसी और मास पर भी देखेंगे, एंड डिपेंडेंसी ऑन मास। ठीक है, और फिर हम लास्ट जो पॉइंट होगा वहां पर एक्सप्लेन करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को। इसी जो ये थ्योरी है उसी के साथ में। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ठीक है, एक्सप्लेन कर लेंगे, और फिर हम जो दूसरा कंसिडरेशन है उसके साथ काम करेंगे, एंड दैट्स बोर मॉडल विद फाइनाइट न्यूक्लियर मास, फाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसिडरेशन, न्यूक्लियर मास कंसिडरेशन। ठीक है, अभी बोर मॉडल है तो वापस से ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल वर्जन ऑफ पोस्टुलेट्स भी देखेंगे, और ये सब टॉपिक वापस से रिपीट हो जाएंगे। मैथमेटिकल वर्जन ऑफ पोस्टुलेट्स, इनमें क्या चेंज आएगा वो देखना है। दूसरा, रेडियस क्या हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या होगा, और एनर्जी क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, ये सब देखेंगे, और फिर कुछ स्पेशल बात भी करेंगे यहाँ पर इसी टॉपिक में। एक और ये बाकी टॉपिक भी है ये। ठीक है, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि लंबा जाता है ये। और फिर एक चीज़ और देखेंगे, पॉजिट्रोनियम एटम क्या होता है, म्योनिक एटम क्या होता है, और फिर बात करेंगे म्योनियम एटम क्या होता है। ठीक है, उनके एनर्जी लेवल्स वगैरह, रेडियस वगैरह कैसे होंगे, वो सब पे बात करेंगे। साथ में एक बात करेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट पे, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर वेरियस एटम्स। ठीक है, तो हीलियम के लिए, हाइड्रोजन के लिए, इन सब के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, और फिर बात करेंगे लास्ट में। अब ये हो गया पूरा। ठीक है, बोर मॉडल का जो बेसिक था कि भाई क्या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ, कैसे उसको एक्सप्लेन किया, वो सब हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कुछ डिफरेंट चीज़ें, एक तो है बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, एक टॉपिक और करेंगे यहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ हैवी ड्यूट्रॉन, हैवी वाटर, हैवी हाइड्रोजन लिख देता हूँ, ऑफ हैवी हाइड्रोजन, मतलब डिस्कवरी ऑफ हैवी हाइड्रोजन यानी कि ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या, ड्यूटेरियम का स्पेलिंग देख लेना यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका डिस्कवरी कैसे हो उस चीज़ पे बात करेंगे। ठीक है, और साथ में ट्राइटियम के भी थोड़ी बात कर लेंगे। और फिर है नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फिर है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, और आयनाइजेशन पोटेंशियल ओब्लिक लगा देता हूँ, ऑफ एन एटम। और फिर बात करेंगे, ये सब हो गया। उसके बाद में थोड़ा अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे जाएंगे, और वो है, एक बार देख लेते हैं, बोर सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन देखते हैं एक बार।
हाँ, एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक और है एक, उसकी बात करते हैं, बट वो तो वहीं हो जाएगी ना, इसको छोड़ो। ट्रम वैल्यू, हाँ, ट्रम वैल्यू, ट्रम वैल्यू, ट्रम वैल्यूज की बात करेंगे। फिर इसको बता देता हूँ। फिर हम बात करेंगे He प्लस स्पेक्ट्रा पे, He प्लस स्पेक्ट्रा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोजन एंड He प्लस स्पेक्ट्रा का कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन एंड He प्लस स्पेक्ट्रा, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। फिर बाद में बात करेंगे विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन, विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन। फिर बात करेंगे हम डी ब्रोगलीज इंटरप्रिटेशन ऑफ बोर क्वांटाइजेशन लॉ, डी ब्रोगली interpretation of Bohr's quantization law, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे हम बोर्स कॉरस्पोंडेंस प्रिंसिपल, डेंस प्रिंसिपल। Next we will talk about Sommerfeld's extension of Bohr model. Bohr model। फिर बात करेंगे Sommerfeld's relativistic correction, दिस इज द होल चैप्टर, ठीक है। मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग है, स्टोरी है, सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। राइट डाउन कर लो सब कुछ। ये पूरा चैप्टर का टॉपिक लिस्ट है, थोड़ा सा ऑब्वियसली लेंदी दिख रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारा डिस्कशन बहुत ब्यूटीफुल होगा तो मज़ा आएगा, लेंदी हो जाए, ठीक है। हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर तुमने एक भी टॉपिक स्किप करने की कोशिश की ना, तो वहीं पर दिक्कत हो जाएगी। ये खास बात है। लिखना बच्ची कॉपी में, मुझे नहीं पता अब लिखो या ना लिखो, वो आपका कंफर्ट है, बट पढ़ना सब कुछ है, ठीक है। चलो बट लिखना भी है यार, ऐसे फिर तुम बाद में 30 दिसंबर के बाद में वीडियो अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर बाद में तुमको प्रॉब्लम होगी, तो लिख भी लेना यार। ये अल्टीमेट स्टफ है, मेरी तरफ से भी अल्टीमेट डिलीवरी होगी इस चीज़ की, तो मज़ा आएगा यार, पढ़ाने में मज़ा आता है टॉपिक को। तो हटाएं, देखो क्या है नेक्स्ट टॉपिक भाई। चैप्टर का नाम है बोर सोमरफील्ड थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। सोमरफील्ड पे हम बाद में बात करेंगे, पहले बोर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है वो है कि जो बोर मॉडल जो कंस्ट्रक्ट हुआ था वो कैसे हुआ था, मतलब किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बोर को इफर्ट लगाने पड़े थे, ठीक है। वो था
एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखेंगे कि वो कैसा था। देखो फर्स्ट टॉपिक, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ठीक है, क्या था कि मैं उसको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि ये चीज़ें थी उसमें। ठीक है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, फंड सीरीज, ये सब था। और बात कर रहा हूँ मैं अमिशन स्पेक्ट्रा की, ध्यान रहे, अमिशन स्पेक्ट्रा की, तभी आएंगे ये सारी चीज़ें अमिशन स्पेक्ट्रा की। एक बार एम आएगा। अब ये बात मैंने जो बोली ना, वो कल के लेक्चर से ऑटोमेटिक क्लियर होगी कि अमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूँ तो सारी सीरीज आएंगे। अगर ऑब्जॉर्प्शन होता सिर्फ लाइमन आती। ठीक है, तो अमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूँ। देखो क्या था कि जैसे आपके ये एनर्जी लेवल्स है हाइड्रोजन के, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा यार। एक चीज और है, एक बार मैं बना देता हूँ फिर बताता हूँ कि मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूँ, बट जो मेरे को बनाना चाहिए जो स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व हुआ था जस्ट वही। ठीक है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम बना दूंगा तो फिर एक्सप्लेन क्या करना है मेरे को, ये तो सही है ना। तो ये नहीं है, जो यहाँ बनेगा वो है जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ था। ये मेरा बनाने का उसको तरीका है ताकि आपको थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज़ आई थी। ठीक है, सिस्टमेटिक, ध्यान रहे ये बात। और उसके बाद में और ध्यान रहे गैप में कंटिन्यूसली कम करता जा रहा हूँ। आप भी ऐसे सीधी लाइन नहीं खींच देना, कुछ भी एक तरीका होता है, वो तरीका फॉलो करें। ओ नो 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 नो, अब यार ये चीज चलेगी ना। इस टाइप से एनर्जी लेवल्स है। और अब एक चीज और है, लाइमन सीरीज किधर बनाओगे, इधर या इधर, ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए। देखो हाई वेव नंबर साइड में, ये वेव नंबर स्केल होगा यहाँ पे, दिस इज वेव नंबर स्केल। तो लाइमन सीरीज जो होती है, अब उसमें भी एक चीज और भी ध्यान देना, पहले ध्यान दे लो अच्छे से फिर बनाना। आप देखो क्या करते हो, एक तो ये है कि ये पहले तो ये लिखते हैं n इक्वल टू 1 लेवल है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 9, इस टाइप से लेवल्स है। और ये n इक्वल टू इन्फिनिटी लेवल है। ठीक है, और जो n इक्वल टू इन्फिनिटी लेवल होगा, ये हालांकि मैं थोड़ा और बनाना चाहिए था, ऊपर बना देता हूँ इसको, और फिर आपको क्लियर हो कि वहाँ पर जो लेवल्स है वो बहुत पास हो जाएंगे। n इक्वल टू इन्फिनिटी तक पहुँचते पहुँचते लेवल बहुत पास हो जाएंगे। ठीक है, जो n इक्वल टू इन्फिनिटी है वो e इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, और ये जो एनर्जी है यहाँ पर ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये होता है -3.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 85 या 89, -13.6 इंटू Z²/n², 1 2 3 4 बोले तो 16, Z1 16 का भाग दो इसमें, 13.6 डिवाइड बाई 16, 13.6 डिवाइड बाई 16, 0.85। ठीक है, और अब देखो लाइमन सीरीज मेरे को बनाना है।
आपको पता है लाइनमैन सीरीज n=1 से स्टार्ट होती है। और अब दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप यहाँ से ट्रांजिशन स्टार्ट करो और फिर ऐसे बनाते जाओ, देखो बनाना मत अभी, एक तो ये बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ, ये ऐसे हो जाता है बेटा गलत, ठीक है, ये गलत वे है। आपने 12th में कैसे बनाया होगा बट वो सही नहीं था, ठीक है। अभी कई बार आप ऐसे बना देते हो इधर उधर कुछ भी, ऐसे सीधी लाइन डाल देते हो, ये सब नहीं चलेगा अभी, ये गलत वे है। क्यों गलत वे है ये देखो, ये जो लाइन है इसका वेव नंबर बताओ कितना होगा। वेव नंबर क्या होता है भाई, एनर्जी डिफरेंस के बराबर को डिनोट करता है वो, ठीक है ना। डेल्टा ई जो ट्रांजिशन है वो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल ऐसे होता है। जो भी ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनके गैप का जो है उस एनर्जी करस्पॉन्डिंग होगा, जो वेव नंबर है वो गैप के करस्पॉन्डिंग होगी। अब गैप भाई ये इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा गैप है, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा वेव नंबर होगी इस ट्रांजिशन की, सबसे ज़्यादा गैप है आप देख सकते हो। और नहीं 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 नहीं, सबसे कम गैप है, आगे जो फर्दर ट्रांजिशन होंगे उनमें वेव नंबर ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, उनका जो वेव नंबर है वो ज़्यादा बड़ा है। देखो तो ज़्यादा बड़ा वेव नंबर राइट साइड में जाना चाहिए ना कि लेफ्ट साइड में, क्योंकि वेव नंबर स्केल है, इधर वेव नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें राइट में जानी चाहिए ना कि लेफ्ट साइड में आना चाहिए। तो डायग्राम बनाने का गलत तरीका इस वजह से है। तो कैसे बनाना चाहिए, देखो ऐसे बनाना चाहिए, यहां से स्टार्ट करो n=2 से n=1 में, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, नेक्स्ट ट्रांजिशन और नेक्स्ट ट्रांजिशन और नेक्स्ट ट्रांजिशन और नेक्स्ट ट्रांजिशन। एक चीज़ और है अब, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। कैसे, देखो कि हालांकि मैं यहाँ पर तो ऐसे बना सकता हूँ बट नीचे जो लाइन स्वैप करूँगा वेव नंबर स्केल पे वो थोड़ा अलग वे में होनी चाहिए। देखो कैसे कि इन ट्रांजिशन के हर ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एक लाइन आई यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर इसके सामने इसकी बनाऊँ, ठीक है, और जिनके अगर इसके सामने इसकी बनाऊँ और इसके सामने बनाऊँ तो क्या होता है कि शुरू में गैप तो ज़्यादा होता है और इंटेंसिटी स्लोली कम होती जाती है। तो इस टाइप से गैप है ना स्लोली कम होता जाएगा। थोड़ा और बनाते हैं, और कम करो इसको, फिर और कम करो, और कम करो, और कम करो जी, और कम करो, और कम करो, और कम करो। लास्ट में एक कंटिन्यूम की साइड में जाएंगे। कंटिन्यूम मतलब बिल्कुल पास पास एनर्जी लेवल्स, मतलब ये लाइंस। और लास्ट जो लाइन है उसको मैं डॉट डॉट से शो कर रहा हूँ, वो होती है ये वाली इन्फिनिटी वाली, ठीक है। अब इस पे मत जाना कि मैंने यहाँ कितनी स्वैप की है, यहाँ कितनी शो की है, और वो तो मैंने बता दिया कि ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है। यहाँ पर दिखे ना दिखे, बट अगर आप और प्रिसाइज होना चाहते हो तो यहाँ पर भी इस चीज़ को स्वैप करो, इस गैप को। तो हाई वेव नंबर साइड जो लाइन्स है वो पास पास होती जाती है, कोइंसिडेंट मतलब थोड़ा कंसंट्रेट होती जाती है, ठीक है। दिस लाइन, द डॉटेड लाइन विल रिप्रेजेंट सीरीज लिमिट एंड दिस इज लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, ठीक है। तो लाइमन सीरीज ऑब्टेन हुआ था। दूसरा n=2 से है, मतलब n=2 में अगर ट्रांजिशन आ रहे हैं अदर ऊपर लेवल से तो वो आपको बामर सीरीज देगा, ठीक है। अब मेरे पे थोड़ा स्पेस कम है इस साइड में तो मैं थोड़ा पास ही बनाऊंगा इसको यहाँ पे, बट यार वो फिर इसमें नहीं बनेगा, चलिए यहाँ बनाते हैं। दिस ट्रांजिशन विल n=3 से 2, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट लाइन ये चीज़ हो गई, और नेक्स्ट लाइन इस टाइप से, और इस टाइप से, और इस टाइप से, इस टाइप से,
इस टाइप से। ये आपका सीरीज लिमिट को डिनोट करेगा, ठीक है। लाइंस यहाँ पर कैसे भी हो, लेकिन मेरे को यहाँ सही बनाना है। तो अगर हम फर्स्ट लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करूँ तो गैप ज़्यादा होगा शुरू में, ठीक है। फिर गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम कम, लास्ट में ये सीरीज लिमिट, ये बामर सीरीज का लिमिट है, सीरीज लिमिट। अगर सीरीज लिमिट के ट्रांजिशन को अगर मैं देखूँ तो कहाँ से कहाँ तक है, n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 2 में, ठीक है। ये n इक्वल टू 2 है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ यार इनको, 1 n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये बामर सीरीज है। एक चीज और नोटिस करो कि जो बामर सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है, एक चीज और है, जो सबसे फेमस सीरीज है ना वो बामर सीरीज है। रीजन, सबसे फर्स्ट जो सीरीज ऑब्जर्व हुई थी वो यही आई थी, मतलब सबसे पहले जो सीरीज देखी गई थी ना वो यही थी। द फर्स्ट ऑब्जर्व सीरीज इज दिस थिंग। क्यों? क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम में जो विजिबल स्पेक्ट्रम का जो विजिबल पार्ट है उसमें ऑब्टेन होती है, ठीक है। इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखी गई थी, सबसे फेमस है। अब फेमस है ना तो इनके लोगों ने मतलब जो इसकी लाइन है उनका नाम निकाल रखा है। जो फर्स्ट लाइन है ना उसका नाम होता है एच अल्फा लाइन, सेकंड लाइन बोलते हैं एच बीटा लाइन, थर्ड लाइन को बोलते हैं एच गामा लाइन, एच डेल्टा लाइन एंड सो ऑन। इस टाइप से लाइंस के नाम निकाल रखे हैं, ठीक है। और विजिबल पार्ट में होती है ये, उस चीज़ को मैं अभी लिखूंगा कि ये विजिबल में है, ये किस में है, बाकी किस में है, ठीक है। चलो ये हो गया बामर सीरीज। अब आती है नेक्स्ट पास्टन सीरीज, लाइमन बामर पास्टन, ठीक है। उसको मैं यहाँ शो अप करता हूँ। ये ट्रांजिशन होंगे उसके n इक्वल टू 3 में फर्स्ट ट्रांजिशन आएगा, और ये फर्दर ट्रांजिशन है। ये सीरीज लिमिट है। अगर यहाँ पर शो अप करोगे तो इस टाइप से हाई वेव नंबर साइड कन्वर्जेंट है सीरीज, ठीक है। गैप कम होता जाएगा। मेरे डायग्राम भले ना दिखे बट आपको पता जरूर होना चाहिए, ठीक है। दिस इज सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, ओ सॉरी पास्टन सीरीज। और नेक्स्ट है ब्रैकेट, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट। ब्रैकेट ये होगी भाई आपकी, और एमिशन स्पेक्ट्रा में सारी सीरीज ऑब्टेन होंगी आपको। इसका जो बनेगा डायग्राम हो यहां पर बनेगा ऐसे। ब्रैकेट, और लास्ट वन है फंड सीरीज, उसका ये होता है। फंड सीरीज इसके ऐसे डिनोट करेंगे। ये सीरीज लिमिट है। सीरीज लिमिट अच्छे से देख लो भाई। इसके केस में क्या है, n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू इन्फिनिटी, इसके केस में n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू इन्फिनिटी। ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। दिस इज फंड सीरीज, फंड सीरीज लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड सीरीज। तो 5 सीरीज आती हैं इस टाइप का। ये पूरा कलेक्शन है, इसको लाइन स्पेक्ट्रा बोले थे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दें कि जो इंटेंसिटी है वो आप ऐसे कैसे बना रहे हो, उस पर कुछ बोल नहीं रहे आप बहुत देर से। बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो कोई। देखो एक चीज़ और है, जो ये लास्ट की जो सीरीज है उनका इंटेंसिटी कम होगा। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिया, मैं और कम कर देता हूँ इसको, ठीक है।
थोड़ा कम ही होगा इनका, ठीक है भाई। इनका थोड़ा सही रहेगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा, इसका फिर थोड़ा कम होगा, उसका रीजन भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसका ज़्यादा होगा। अभी सही है डायग्राम। अभी देखो इसका ये इंटेंसिटी का बारे में सुन लो। इस जो इंटेंसिटी है दैट इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, ठीक है। वो बहुत सारी जो एक्सपेरिमेंट की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, जो सिचुएशंस है, उन पर डिपेंड करता है, तो उस पर हम कभी भी बात नहीं करेंगे। बट एक जनरल बात जो होती है ना वो ये है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन है वो थोड़ा हाई इंटेंसिटी होता है, ठीक है। बस बाकी इंटेंसिटी में यहाँ पे इरेगुलर वेरिएशन भी हो सकता था, जरूरी नहीं है एक जो रेगुलर पैटर्न पे मैंने वेरिएशन बनाया वही हो, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। इंटेंसिटी पे कभी आप पे कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। जो पूछा जाएगा उसका जो रूल रेगुलेशन है वो मैं बाद में बताऊंगा एल्कली स्पेक्ट्रा में, और वो भी जो रूल आए हैं वो एक्सपेरिमेंट से आए हैं, ठीक है। वो कुछ पर्टिकुलर रूल है, वैसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपसे हैंडल हो जाएगा। बाकी इंटेंसिटी पे हम कभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्टर है जो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, कितने एटम्स है, ज़्यादा एटम्स होंगे तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, टेम्परेचर सराउंडिंग का, सराउंडिंग में और क्या क्या चीज़ें हैं उन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस पर हम कभी बात नहीं करते। चलो, बट एक ये चीज़ है कि इसका इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई क्यों होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो एटम्स हैं वो भाई कहाँ आना चाहेंगे, यहाँ पर आना चाहेंगे ग्राउंड स्टेट में, ठीक है ना। तो इस वजह से ये जो ट्रांजिशंस हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और यही वजह है कि लाइमन सीरीज सबसे ज़्यादा इंटेंस होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बामर सीरीज किस मतलब पार्ट में आती है। जो स्पेक्ट्रा होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसके किस पार्ट में ये आता है, किस पार्ट में ये चीज़ें आती हैं, उस सब भी बात करते हैं। ये आती है विजिबल पार्ट में, मैं ऊपर लिख रहा हूँ विजिबल पार्ट ऑफ EM स्पेक्ट्रम, और सबसे फर्स्ट ऑब्जर्व हुई थी, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, फर्स्ट सीन लिख देता हूँ, देखी गई थी, क्योंकि आइज को तो सिर्फ विजिबल पार्ट दिखता है। ये आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, अल्ट्रा वायलेट रीजन, यूवी रीजन में। और हाई वेव नंबर साइड, लो वेव नंबर साइड, और एक चीज और है, ये हाई वेव नंबर साइड, ये रेड टाइप है, ठीक है, और ये वॉयलेट टाइप है जो एंड पॉइंट है। विबजोर ऐसे आता है, ठीक है, विबजोर, क्योंकि देखो ये क्या है, वेव नंबर, हाई वेव नंबर इधर है, तो जिसका हाई वेव नंबर है इसलिए उसका वेवलेंथ कम होगा, तो ये जो इधर वाले ट्रांजिशन है उसका वेव नंबर कम, वेवलेंथ कम है। कम वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट की, और जो रेड है उसका तो वेवलेंथ बहुत हाई होता है, तो इस टाइप से, ठीक है। और अगर ये रेड है तो ये फिर इंफ्रारेड है, ये इंफ्रारेड रीजन में होती है, और ये बाकी सारी फिर ये होता है इंफ्रारेड, और ये फिर फार इंफ्रारेड, और यहाँ फिर बोलूँ ये सबका मैं ऐसे लिख देता हूँ इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड, इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड में ये रीजन है इनका, ठीक है। और ठीक है, चलो एच अल्फा एच बीटा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे। कभी मैं अब एच अल्फा लाइन का बात करूँ तो इसका मतलब कौन सी लाइन है, n=3 से n=2 में बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन, एच बीटा बामर सीरीज का सेकेंड लाइन, एच गामा बामर सीरीज का थर्ड लाइन, ठीक है। इस टाइप से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। चलो ये सब हो गया जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ था। अब जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ था वो ये वाला पार्ट है, ये यहाँ से नीचे का पार्ट है ना, ये है। मैंने ऊपर वाला इसलिए बनाया कि हमको डायग्राम बनाने में नीचे वाला दिक्कत ना आए, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करना है कि ये सब सीरीज आएंगी, वहाँ पर इस टाइप का एक लाइन स्पेक्ट्रम होगा, इसको एक्सप्लेन करना है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए, ऊपर वाली चीज़ चाहिए, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ में क्या है कि वहाँ पर एनर्जी लेवल्स हैं, और ये वहाँ पर सेपरेशन एनर्जी लेवल्स के बीच में, ये सब आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ये जो ट्रांजिशन है, इस टाइप से ट्रांजिशन होंगे, अगर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाए तो फिर हमारा काम हो जाएगा। सही है नहीं है। ट्रांजिशन किस टाइप से हो रहे हैं यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो डेल्टा n = एनीथिंग है,
जो सिलेक्शन रूल है ट्रांजिशंस के लिए वो ऐसा है कि डेल्टा एन कुछ भी हो सकता है, तो ये सिलेक्शन रूल है। और ये सब आपको अगर मिल जाता है तो नीचे वाली चीज़ तो ऑब्वियस है कि ऐसा ही आएगा, ठीक है। अब बोर सबसे पहले आए और उन्होंने ये चीज़ डिस्क्राइब की कि जो एनर्जी लेवल्स है एक एटम में, हाइड्रोजन की बात करता हूँ मैं, हाइड्रोजन में वो क्वांटाइज्ड है, मतलब डिस्क्रीट लेवल्स हैं, ठीक है। और उनका जो ये जो गैप है उसको भी उसने एक्सप्लेन किया, कुछ वैल्यू दी थी एनर्जी की। जैसे अगर मैं याद करूँ तो आपको बता दूँ, ये एनर्जी का फॉर्मूला दिया था बोर ने, इससे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एनर्जी लेवल्स हैं और जो एनर्जी वो सिर्फ और सिर्फ एन पर डिपेंड करती है और ये गैप है 1/n² है, तो फिर ये चीज़ पता लग गई उसको, ठीक है। और ये भी स्वैप करना है कि एनर्जी लेवल्स हैं वो नेगेटिव है सारे के सारे, यानी कि, और ये नेगेटिव जो एनर्जी लेवल्स हैं क्या स्वैप कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड है सिस्टम के, ठीक है, इक्वल टू 0 या इससे ऊपर एनर्जी हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, यानी कि फ्री स्पेस में चला जाएगा, वैक्यूम में चला जाएगा, ठीक है। वो सब भी आपको दिखाना है कि वो अनबाउंड हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, इतना एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, इस गैप के करस्पॉन्डिंग। और भी बात करते हैं अभी सारी चीज़ें, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये चीज़ें ऊपर वाला चीज़ है उसको लेके आते हैं, और दिस वाज गिवन बाय बोर। तो बोर ने कैसे क्या प्लान किया था उसको ऑब्टेन किया, उसकी बात करते हैं, ठीक है भाई। हटा दूँ कंप्लीटली, और ये जो चीज़ें हैं ये भी बोर बताएगा कि ये कैसे आया था, ठीक है। उससे आपका जो गैप है ये सब कंफर्म हो जाएगा, और जो स्पेसिंग वगैरह है वो सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा बोर से। चले चलो, ये आपका पूरा डायग्राम, और हमेशा आगे से ऐसे ही डायग्राम बनाना। अब बच्चों को पढ़ाते हो 12th वालों को, मैं नहीं कह रहा सबने गलत बनाया, बट मोस्टली गलत बताते हैं। बहुत सारे लोग पूरा एग्जैक्टली सही तरीके से नहीं बताते, ठीक है ना। तो ये सही तरीका भाई इसका, मुझे लगता है ये तो बहुत कम लोगों को पता था कि ये वेव नंबर स्केल होता है, और ये भी नहीं पता होगा क्यों होता था, ठीक है। अभी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वेव नंबर स्केल पे बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ प्रीवियस लेक्चर में। अब देखो बोर मॉडल, ठीक है। so उसमें सबसे पहले बोर पोस्टुलेट टॉपिक डालो आप, बोर पोस्टुलेट्स। बोर पोस्टुलेट्स देखो क्या क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल था कि सबसे पहले, उससे पहले ये लिखो कि बोर मॉडल क्यों दिया था, ठीक है। और फिर हम बोर पोस्टुलेट्स पे बात करेंगे। ये एक्चुअल में क्या है आपको पता तो चलना चाहिए ना। देखो वैसे पता तो चल गया, पर एक बार लिख लो, पता तो चल गया होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए बोर मॉडल दिया गया था। और फिर बोर पोस्टुलेट उसका जो फर्स्ट जो इनिशियल स्टेप था वो था, ठीक है। तो ये बात लिख के चलो यार एक बार। बोर मॉडल वाज गिवन टू एक्सप्लेन द experimentally observed spectra for a hydrogen atom, and Bohr postulate was the initial step for it, ठीक है। अब फिर बात करते हैं बोर पोस्टुलेट्स पे। कुछ 3-4 पोस्टुलेट हैं, 4 आई थिंक। क्या क्या देखो, फर्स्ट बोर पोस्टुलेट क्या था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये आपका एटम है
और ये चीज़ें बोर के आने से पहले क्लियर हो गई थी कि न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर और इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज है कुछ नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये सब ऑलरेडी क्लियर हो गया था, रदरफोर्ड वगैरह ने बता दिया था कि न्यूक्लियस है और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बता दिए थे, वो सब हो चुका था। ठीक है, और फिर बोर ने ये मॉडल प्रस्तुत किया, मतलब मॉडल प्रेजेंट किया एटम का कि वहाँ पर न्यूक्लियस है सेंटर में और ये इलेक्ट्रॉन है। फिर उसने इलेक्ट्रॉन पे कमेंट किया कि दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड दिस वाज इट्स बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। ठीक है, लिखते हैं द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ये और ध्यान दे, जो बोर मॉडल है वो सबके लिए हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, मैं बार बार हाइड्रोजन एटम लिखूंगा बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या क्या उनकी बता देते हैं, उसको भी आप कहीं ना कहीं लिख लेना यार। कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखो। Bohr model was given to explain the experimentally observed spectra for hydrogen atom and hydrogen like atoms and they are mainly one electron systems. They are one electron systems. ठीक है, जस्ट वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उन्हीं के लिए अप्लीकेबल है और के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान रहे। और कौन कौन है हाइड्रोजन लाइक एटम्स कौन कौन है वो भी आप लिख के चले। हाइड्रोजन लाइक है He+, और देखो He में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया He+, फिर Li2+ और बेरिलियम 3+ एंड बोरॉन 4+। दीज आर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स जिन पे हाइड्रोजन मतलब बोर मॉडल या बोर थ्योरी अप्लीकेबल है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बोर पोस्टुलेट्स की। और जैसे एक चीज़ और बता दूं मैं क्लियर नोट पॉइंट करके, जैसे हम फ्यूचर में अभी आगे फॉरवर्ड होंगे एटॉमिक में, तो मैं कुछ और एटम्स भी हैं जिनको मैं 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलूँगा, लाइक लिथियम एटम को। ठीक है, वो इससे डिफरेंट है, उसको भी मैं 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलूँगा। और सोडियम को, और जो भी इस जो पीरियड है, क्या बोलते हैं इसको, पीरियड बोलते होंगे शायद इसको, पूरा जो कॉलम है, जैसे लिख ही देता हूँ ना, हलीना की रब से फरियाद, ये सब, तो ये सब भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स है। नोट पॉइंट है ये, और ये सब भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बट बोर थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, और ये उस टाइप का 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है जैसा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, वो इफेक्टिवली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रहे, इन पे लगता नहीं है। इफेक्टिवली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बट बोर थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल ऑन इट, नॉट अप्लीकेबल ऑन दैम। तो बाद में कंफ्यूजन हो इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया, वो बहुत बाद में बात होगी कि क्यों इनको इफेक्टिवली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं। एक्चुअली जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ऑप्टिकल मतलब है जो वैलेंस सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, 3s1 इसका होता है, इसका 3s1 होता है, इसका 2s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो एक ही है यहाँ पर, उसी की वजह से इसका जो भी बॉन्डिंग अदर एटम्स के साथ में वो होता है, और सारा जो रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह सारा का जो गेम है वो उसी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इसलिए इसको इफेक्टिवली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोल देते हैं। क्योंकि जो रिमेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो वो तो एक जो इनर कोर है उसको फॉर्म करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन है जो बाहर होता है, जो ट्रांजिशंस वगैरह में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए बोलते हैं उसको 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इफेक्टिवली। ठीक है, चलो ये इन पे बोर लगेगा नहीं। अब बात करते हैं बोर पोस्टुलेट्स की। बोर पोस्टुलेट्स, फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है दैट रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर, द इलेक्ट्रॉन revolves in circular orbits
अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। और किस इफेक्ट की वजह से? ड्यू टू कूलम्बिक अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, ड्यू टू कूलम्बिक अट्रैक्शन, कूलम्बिक अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। और जो सेकंड पोस्टुलेट थी, एक और चीज़ है, सेकंड पोस्टुलेट और क्या बोलते हैं, अच्छा एक चीज़ और है, जब जब बोर ने कोई भी पोस्टुलेट दिया तो क्वेश्चन अराइज हुए, लोगों ने बातें भी की लोग बोर से कि भाई आपने बोल दिया कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है, बट न्यूक्लियस के अराउंड तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स है, तो आपकी जो सर्कुलर ऑर्बिट है क्या वो सारी की सारी है, मतलब कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट है या कुछ पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें ही आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस हैं लोगों के वो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें रहे, ठीक है। तो पीपल टू बोर, जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने बोर से क्या पूछा, ठीक है, सिंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स possible around the nucleus, possible around the nucleus, then in which particular orbits your electron is orbiting, then in which particular orbits your electron या फिर जस्ट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग या ऑर्बिटाइंग, ठीक है। बोर ने जो रिप्लाई था दैट वाज फ्रॉम ए पोस्टुलेट एंड दैट वाज सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर, ठीक है, ये बात लिख देते हैं। बोर रिप्लाइड वाया सेकंड पोस्टुलेट, क्या था कि जो इनफाइनाइट पॉसिबल जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं उन सब में नहीं कर सकता, कुछ पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, और उसने उस जो पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं उनको कैसे डिफाइन किया, ये बोला कि जो वो सर्कुलर ऑर्बिट्स जिनमें एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्वांटाइज्ड है, NH कट के बराबर है, वही सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो उसको लिखते हैं, द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व या इज रिवॉल्विंग, द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग in that circular orbits, for which the angular momentum of the electron या फिर मैं लिखूं for which, in which आएगा यार, in which, एक बार, the electron is revolving in those circular orbits, एक बार रुको यार, can revolve in those circular orbits in which the magnitude of angular momentum of the electron is given as, is NH cut लिख देता हूँ, is NH cut, where N is a positive integer, या N is
n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस टाइप से, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि सिर्फ वो ऑर्बिट्स जिनमें L का मैग्नीट्यूड NH कट होगा, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर सकता है। द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स in which the magnitude of the angular momentum of the electron is NH cut, ठीक है, where n is n equal to 1 2 3 4, ठीक है, n है ये 1 2 3 4, h मत लेना यार, इसको n है ये n NH कट, ठीक है। और एक चीज और है, इसी पोस्टुलेट को हम ये बोलते हैं कि, एक बार लिखता हूं यार, इसको छोड़ो, and this postulate of Bohr represents quantization of angular momentum, ठीक है ना। आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, उसका कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू हो सकते हैं। जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो दैट कैन बी h कट, 2h कट, 3h कट, 4h कट, एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट ही हो सकता है, कुछ और आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो दिस पोस्टुलेट रिप्रेजेंट्स द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। This postulate represents quantization of angular momentum for the electron, कि angular momentum can be NH cut only, मतलब ऐसे हो सकता है जो L का मैग्नीट्यूड है वो H कट, 2H कट, 3H कट, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही ले सकता है, हर वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है ना। कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं हो सकती, डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी। क्वांटाइजेशन क्या होता है, कोई भी चीज डिस्क्रीट वैल्यूज ले, तो ये एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन है, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कुछ पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहा है, H कट, 2H कट, 3H कट, 4H कट एटसेट्रा, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो दिस पोस्टुलेट रिप्रेजेंट्स quantization of angular momentum for the electron, ठीक है। and due to this quantization of angular momentum, Bohr introduced quantized energy levels, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट, आपको ध्यान है ना कि एनर्जी लेवल्स ऐसे क्वांटाइज चाहिए आपको, तो उसके लिए ही इसने ये क्वांटाइजेशन कंडीशन इंट्रोड्यूस की। खास बात ये है कि बोर ने कोई मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं था उसके पास, बस उसने ऐसे ही दे दिया इसको, ठीक है, उसके पास कोई बेसिस नहीं था, ठीक है। उसको ये पता था कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट तो होगा, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है कि कोई भी जो पार्टिकल है वो मतलब क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स के अंदर मूव कर रहा है। ये सेंट्रल फोर्स था, जो इलेक्ट्रिक फोर्स जिसके अंदर मूव कर रहा था इलेक्ट्रॉन, वो सेंट्रल फोर्स था, ठीक है, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। तो जब कोई भी पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंदर मूव करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब बोर ने सोचा कि भाई ये सर्कुलर ऑर्बिट्स बहुत सारी हो सकती है, तो हर ऑर्बिट में कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम होगा। अब उसने कुछ बोल दिया कि इसमें ये होगा, इसमें होगा, अपने आप से ऑटोमेटिक है, ऐसे ही, ठीक है, कुछ भी आर्बिट्रेरी, कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं था उसके लिए, ठीक है। और क्योंकि उसको इंट्रोड्यूस कराना था क्वांटाइजेशन, इसके माइंड में जो मैप था वो ये था कि मेरे को तो एनर्जी लेवल ऐसे लाने हैं, डिस्क्रीटनेस लानी है एनर्जी लेवल्स में, तो उसने ये सेटअप किया यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लीड्स टू क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स, एंड दिस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये एक ग्रेट पोस्टुलेट थी अगर बात करें तो बोर की। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लीड्स टू द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स, that was the prime requirement to explain the observed spectra, ठीक है। मैं लिख रहा वैसे इतना बहुत है मेरे लिए तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ठीक है, इन पर्टिकुलर उसमें वो कर लेगा, हम मान लिया आपका कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स है, पीपल मतलब अभी वापस से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि दैट विल मूव इन सम पर्टिकुलर ऑर्बिट्स, ओके, इट्स फाइन। सो नेक्स्ट है कि वो इसमें मूव कर रहा है, तो क्या उसका जो एनर्जी है वो टाइम के साथ कम नहीं होगा,
देखो मैं अच्छे से लिख के बताता हूँ, पीपल टू बोर क्या बोले, फिर उसके बाद जो पोस्टुलेट आएगी वो आएगी, ठीक है। चलो हटाता हूँ मैं इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पीपल टू बोर और फिर पोस्टुलेट आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, लोगों ने क्या बोला देखो, हैशटैग है ना पीपल टू बोर। दे एक्सेप्टेड द प्रीवियस थिंग एंड नाउ दे आर आस्किंग दैट देखो जो बात की उस वे में बता देता हूँ ना, पीपल, या फिर पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी सही नहीं होगी, ठीक है। तो समझ लो एक बार अच्छे से क्या सीन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, ठीक है, हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है यानी कि डायरेक्शन भी चेंज होता है वेलोसिटी में, तब भी एक्सेलरेशन होता है वहाँ पर। भाई एक्सेलरेशन कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो वेलोसिटी का, या फिर जस्ट डायरेक्शन चेंज हो, या फिर बोथ थिंग्स भी चेंजिंग, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वेलोसिटी का। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी वाज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड जो स्पीड था वो कांस्टेंट था, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, हर पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शन है वेलोसिटी का, बिल्कुल सही बात है या नहीं है। तो ये वजह था कि द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग, सही है, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग। और जो भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है वो रेडिएशन एमिट करता है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल एमिट रेडिएशन, ठीक है, और बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। और अगर रेडिएशन एमिट करेगा तो रेडिएशन क्या होता है, एनर्जी, यानी कि एनर्जी रिलीज करेगा ये। अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो कुछ टाइम बाद इसका जो पाथ है वो ये होना चाहिए, जैसे ये आप तो सर्कुलर ऑर्बिट बोल रहे हो, बट ये फिर ऐसे धीरे धीरे स्लोली इसका जो एनर्जी है वो रिलीज होएगा, और इस टाइप से ये कुछ टाइम बाद न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, ठीक है। ये जो आप बोल रहे हो कि सर्कुलर मोशन होगी, वो होएगी नहीं, कुछ टाइम बाद वो इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाएगा, क्योंकि दैट इज एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, एंड एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन, और तब ये होना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है इन रियलिटी। क्योंकि अगर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यानी कि एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या सीन है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। पीपल टू बोर, सिंस इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी, या फिर मैं ऐसे लिखूं, सिंस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग from point to point on the circular path, from point to point on the circular path, so it's a accelerating charge particle, so it's a accelerating charge particle, ठीक है। एंड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, an accelerating charge particle and an accelerating charge particle should emit radiation, will emit radiation,
will emit radiation, should emit radiation आएगा यार, should emit radiation or we can say energy, ठीक है. So after a little time later the electron will fall the electron should fall after little time later, the electron should fall within the nucleus via a spiral motion, via a spiral path. ठीक है, ये स्पाइरल पाथ है, इसके मतलब अलोंग वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, बट ऑब्वियसली इट इज नॉट हैपनिंग, it's not happening there because universe exists, प्रकृति एग्जिस्ट कर रही है ना, तो ऐसा तो नहीं है. व्हाट इज हैपनिंग देयर एक्चुअली, देन व्हाट इज हैपनिंग देयर, तगड़ा क्वेश्चन था ना. यही तो है क्रॉस क्वेश्चनिंग की पावर एक्चुअली. तो अब बोर की बारी थी. ये था लोगों का क्वेश्चन, ठीक है. पीपल टू बोर कि सिंस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ, सो वेलोसिटी is changing, so it is an accelerating charge particle, and if it is an accelerating charge particle, then from electromagnetic theory it should emit radiation, and if it will emit radiation, then it should fall within the nucleus after a short span of time by following this spiral path. सही है. अगर ऐसा हुआ तो एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं. अगर एग्जिस्टेंस नहीं होगा एटम का तो यूनिवर्स वॉन्ट एग्जिस्ट, बट यूनिवर्स एग्जिस्ट. It means what? There is something more. सही है ना. There is some loophole in your theory. सही है. अब फिर बोर की बारी है, वो कैसे रिप्लाई करता है. बोर के पास सीरियसली कोई रिप्लाई नहीं था. उन्होंने एक पोस्टुलेट दी और बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी अमिट नहीं कर रहा, दैट इज मूविंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स. उसका जो एनर्जी है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब मूव कर रहा है तो फिक्स है, वो नहीं हो रही खत्म. अब नहीं हो रही तो नहीं हो रही बोला, मतलब कोई रीजनिंग था ही नहीं. ठीक है, ऐसे दिया सीधा ही कि दैट इज मूविंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड इट्स एनर्जी इज कांस्टेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट जिसमें ये मूव कर रहा है. तगड़ी बात होता है ऐसे भी, है ना. तो नाउ द थर्ड पोस्टुलेट, बोर रिप्लाइड बाय a postulate that is known as third postulate of Bohr, and according to that what, देखो लिखो, Bohr replied via a postulate, and according to him the electron revolving in circular orbits, या फिर बोलें कि the energy of the electron revolving in circular orbit is constant. The energy of electron in a particular circular orbit is fixed. Circular orbit is fixed या constant, is fixed or constant.
दूसरे वे में ऐसे बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब है कि एनर्जी कांस्टेंट है, वहां पर रेडिएशन अमिट कर ही नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन इज नॉट अमिटिंग रेडिएशन, ऐसे बोल सकते हो, और इलेक्ट्रॉन इज नॉट अमिटिंग रेडिएशन। while revolving in the orbit, while revolving in the orbit, in a particular orbit, sorry, in a particular orbit, ठीक है जी, दिस वाज द थिंग। अब हो गया मामला क्लियर है उसका, तो बोल दिया उसने तो एक पोस्टुलेट के थ्रू, यही तो होता है सुपर पावर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर बोर को अपने आप को और डिफेंड करना था, ठीक है, और डिफेंड में उन्होंने बोला कि ऐसे तो एनर्जी रिलीज नहीं होती, बट एक एटम में एनर्जी रिलीज होती है, और वो होती कैसे उसको कुछ अदर वे में बोला उसने। ठीक है, कैसे देखो, रेडिएशन अमिट होते हैं बोला एटम में, बट वो ऐसे नहीं होते जैसे आप सोच रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की वजह से जैसे वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ऑर्बिट मतलब मोशन कर रहा है तो एनर्जी अमिट नहीं हो रही, रेडिएशन अमिट नहीं हो रही, बट एक अलग वे में होती है। वो क्या वे था वो बताता है वो, एंड दैट इज पोस्टुलेट 4। ठीक है, दिस वाज पोस्टुलेट 3, दिस वाज पोस्टुलेट 3। नाउ पोस्टुलेट 4 इधर लिख देते हैं। Radiation is emitted in an atom. Radiation is emitted in an atom. In an atom when an electron make transition from a higher energy level, from a higher energy level, या फिर मैं बोलूँ from a orbit of higher energy, ठीक है, लेवल लिख देता हूँ, from a higher energy level to lower energy level, ट्रांजिशन। ठीक है, इतना भी सही है। ठीक है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेडिएशन, एंड फ्रीक्वेंसी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेडिएशन इज गिवन एज, कैसे कि जैसे ये आपका वैसे तो मान लो इलेक्ट्रॉन इस हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर रहा था, ठीक है, और वो डिसकंटिन्यूसली मतलब एकदम अचानक से अब्रप्टली यहाँ पर ट्रांजिट कर जाता है। ठीक है, इस ऑर्बिट में ट्रांजिट कर जाता है, तो ये हायर एनर्जी स्टेट है, अगर हम बोलो इसको A2 बोल दूँ, और ये लोअर एनर्जी स्टेट है, तो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जो ऑर्बिट है उसको एनर्जी स्टेट बोल रहे थे। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी कांस्टेंट है तो उसको एक एनर्जी स्टेट बोल दिया, इसको इस सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी कांस्टेंट है तो ये एक अनदर एनर्जी स्टेट, और जो हायर एनर्जी स्टेट है वो ये है। ठीक है, चलो तो ऐसे एक फोटोन, अगर ऐसे ट्रांजिशन होता है तो एक फोटोन एमिट होता है, बस यहाँ पे बना देता हूँ फोटोन का, रेडिएशन मतलब फोटोन। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी कैसे होगा, h न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, और न्यू आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, E2 माइनस E1 डिवाइड बाई H। दिस वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द emitted रेडिएशन बाय एन एटम। ठीक है, इस टाइप से एटम में रेडिएशन एमिट होती है, जो आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन की मोशन से वैसे नहीं होता। ठीक है, चलो और एक चीज़ और था
बस ये हो गया, ये है बोर पोस्टुलेट। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी बात कर लेते हैं कि जो थर्ड बोर पोस्टुलेट थी उस पर बात कर लेते हैं एक बार वापस से। दीज आर ऑल पोस्टुलेट्स ऑफ बोर। ठीक है, 4 हो गया। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेता हूँ। मैं कहाँ पे लिखूँ? आपका जो डिस्कशन हो गया उसके बाद में आप लिख देना। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जो एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन ये है, देखो क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन स्पाइरल मोशन करते हुए न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ये n=1 में मूव कर रहा था। ठीक है, और स्पाइरल मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन इसमें न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? जो इलेक्ट्रॉन स्पाइरल मोशन करते हुए न्यूक्लियस के अंदर गिर रहा है तो उस चीज़ में कितना टाइम लगेगा? क्लासिकली अगर हम इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को क्लासिकली ट्रीट करें तो वो टाइम कितना आएगा, टी फॉल कितना होगा? ठीक है, तो जो टी फॉल है वो होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻11 सेकेंड। एक थोड़ी उल्टी सीधी सी कैलकुलेशन है, उसके थ्रू आता है। जो आपसे पूछता है वो डायरेक्ट पूछता है, तो इस वे में आप याद रख सकते हो। ठीक है, और चलो ये हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं अब मैथमेटिकल वर्जन पे, यानी कि बोर पोस्ट मॉडल पे। ठीक है, और फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें उन सबको करते हैं। ठीक है, चलो इसको आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा इनकेस अगर पूछ ले, क्योंकि बोर मॉडल पे जो टफेस्ट क्वेश्चन है वो यही बनता है, तो आप उसको डायरेक्टली याद रख लो कि इतना टाइम लगता है उसको। ठीक है, ये क्लासिकल ट्रीटमेंट के वाया आया है, कुछ लगाएगा उल्टी सीधी चीज़ें। डेरिवेशन आपको गूगल पे मिल भी जाएगा, इनकेस अगर आपको खुद से देखना ही हो कि कैसे आया, वैज्ञानिक बनना ही हो तो देख सकते हो, बढ़त तुम्हारी होगी। लिखना गूगल पे क्लासिकल फॉल टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, तब आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिकल वर्जन पे, बोर मॉडल पे। ठीक है, बोर मॉडल विद इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसिडरेशन। इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसिडरेशन, ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रहे। इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसिडरेशन, इसका मतलब है न्यूक्लियस को इनफाइनाइटली हैवी कंसिडर किया विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस इज स्टेशनरी देयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग बट न्यूक्लियस इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ मोशन। ठीक है, ये बात आप लिख सकते हो, न्यूक्लियस इज स्टेशनरी। आप इस टाइप से डायग्राम बना के लिख सकते हो कि दिस थिंग इज स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, स्टेशनरी, इनफाइनाइटली हैवी है। ये चीज़ मैंने कंसिडर किया यहाँ पर, इनफाइनाइटली हैवी है। क्यों किया इसमें? क्योंकि यहाँ पर मास ऑफ, जो मास है वो मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, और हियर इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज रिवॉल्विंग, है ना, दिस इज रिवॉल्विंग हियर। और जो मास ऑफ प्रोटॉन है दैट इज 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस जस्टिफिकेशन या फिर दिस अज्यूम्पशन इज समहाउ फाइन। ठीक है, समहाउ ओके, क्योंकि 1836 गुना बड़ा है, मतलब हैवी है, सॉरी बड़ा नहीं हैवी है। तो
हम बोल सकते हैं ना कि यही मोशन कर रहा होगा, ये तो स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी एंड इनफाइनाइटली हैवी। चलो अब बात करते हैं इस सबके साथ में जो मैथमेटिकल वर्जन है। फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें, इसके अंदर सब पॉइंट है तो मैं ऐसे डॉट से लिख देता हूँ मैथमेटिकल, या फिर हैशटैग से देता हूँ यार, मैथमेटिकल वर्जन ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ बोर पोस्टुलेट्स। ठीक है, जो फर्स्ट पोस्टुलेट थी उसका मैथमेटिकल वर्जन क्या होगा, ठीक है। और क्या थी भाई फर्स्ट पोस्टुलेट, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, अबे यार न्यूक्लियस, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है, यही तो आपकी पोस्टुलेट है। और थोड़ा इसको नीचे बनाता हूँ यार, इसका ही बना लो, यही बात है ना, ये इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर ऑर्बिट्स में ऐसे मूव कर रहा है, इस टाइम पर ये इसका वेलोसिटी होगा, ठीक है, डायरेक्शन की बात करो तो। और कैसे, किस वजह से मूव कर रहा था, ड्यू टू कोलम्बिक अट्रैक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, Ze प्लस Ze, ठीक है, Z जहाँ पर क्या है एटॉमिक नंबर। अभी बोर मतलब जो बोर मॉडल है हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक दोनों के लिए कंसिडर हो गया यहाँ पर, Z = 1 हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए, और जो हाइड्रोजन लाइक है उसमें Z जो भी उसका होता है लाइक हीलियम का 2 होता है वो सब रख देंगे, तो मैं इसको एक जनरल Ze लेके चल रहा हूँ, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर चार्ज कितना है -e, सो दोनों के बीच में एक कोलम्बिक अट्रैक्शन है। और अगर मैं बोलूँ फोर्स कितना है F, कोलम्बिक कितना है, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करूँ मैं, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करूँ, कोलम्बिक का मैग्नीट्यूड कितना है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 है Ze, Q2 है -e नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, जस्ट e। जो माइनस का होता है वो डायरेक्शन में काउंट होता है, ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ, चलो फिर डायरेक्शन के साथ लिख देता हूँ, -e बाई डिस्टेंस, अगर ये रेडियस r हो तो r, तो /r² और r कैप, ठीक है। -r कैप का मतलब है, अगर परफेक्टली अगर मैग्नीट्यूड के साथ देखें तो दिस थिंग Ze²/r² -r कैप, ठीक है। -r कैप का मतलब है फोर्स है वो इधर लग रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की बात करें तो, ठीक है। अच्छा और ये फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रहिए ना, फोर्स ऑन 1 2, जिस पार्टिकल पे बात करें ना इलेक्ट्रॉन, जिस पार्टिकल पे बात करते हैं उससे एरो निकल, क्या बोलते हैं, F12 होता है आपका फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और इसका डायरेक्शन कहाँ से होता है, फोर्स ऑन 1, तो मतलब 2 की वजह से 1 पर, ठीक है, तो ये डायरेक्शन होता है भाई हमेशा, ठीक है, कि इस वे में फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, 2 से 1 डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन की बात किया मैंने, ट्रिपल साइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं उस चीज़ को, जो डायरेक्शन था उसको अगर मैं ऐसे बनाऊंगा इनिशियली, ये मेरा फोर्स है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस न्यूक्लियस, ठीक है, तो इसको मैं इस एरो से डिनोट करूंगा। और इसमें एक चीज़ और है, ये जब डायरेक्शन आप लिखते हैं देन राइट डाउन, देन पुट चार्ज विद साइन, ठीक है, साइन के साथ पुट करना होता है इन फॉर्मूला F = Q1 Q2/r², ठीक है। और अब साइन के साथ पुट करोगे इस टाइप से, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है ये, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो जिसकी वजह से फोर्स है उससे ऐसे, ठीक है। और अब विद साइन रखोगे तो हमने यही किया कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो 1 2 F इलेक्ट्रॉन, F कोलम्बिक है, ठीक है,
क्या होगा, ये चीज़ होगी, चार्ज जो है उसको विद साइन रख दिया, और इस वेक्टर को क्या बोलते हैं, आर कैप, तो मैंने आर कैप लिख दिया, ठीक है बात। अब इस माइनस साइन की वजह से माइनस आर कैप हो गया, तो फाइनली क्या बोल सकता हूँ मैं कि इस डायरेक्शन में है माइनस आर कैप में, ठीक है, ऐसे बोलोगे आप कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे अट्रैक्टेड है इधर, ठीक है। तो चलो इन चक्रों में ना पढ़ो, अब जस्ट मैग्नीट्यूड पे फोकस करो, बेटर होगा मैं इसको हटा ही दूँ, ठीक है। कन्फ्यूजन अभी क्रिएट होगा, बट मैं ईडी पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ऐसे लिखते होते हैं, बट अभी मैं मिटा नहीं रहा हूँ, अगर किसी को दिक्कत हो तो वो वेट कर ले, ईडी का फोर्स को इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, बट सिंस इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, मतलब मूविंग इन सर्कुलर पाथ, सो टू सस्टेन सर्कुलर मोशन देयर विल बी एन एक्स्ट्रा फोर्स दैट विल बी centrifugal force. To sustain circular motion there will be a force centrifugal force away from the center, ठीक है, and that will depend its velocity and that will be equal to mv square by r. To sustain, लिखता हूँ इसको मैं, to sustain circular motion there will be a centrifugal force pointing away from the center, ठीक है, and its magnitude will be mv square by r, ठीक है। तो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो आपका इफेक्टिवली जो फोर्स आया है उसका साइन किधर है भाई, इधर है, तो दोनों फोर्स अपने आप को बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये होता है इनिशियल डायरेक्शन थी, ठीक है, ये आप फॉर्मूला लगाओगे तो इस टाइप से डायरेक्शन आएगी आप पे, जो फाइनल डायरेक्शन वो ये है, तो मैं उसको यहाँ पर डिनोट करूँगा, ठीक है। इनिशियल एरो ऐसे था पर माइनस की वजह से वो ऐसे हो गया, ये सब ईडी में क्लियर हो जाएगा। अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो भी रहा हो तो उसको छोड़ दे, जस्ट मैकेनिकल स्टेबिलिटी पे फोकस करना है, तो उसमें ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, ठीक है, बैलेंस करेंगे दूसरे को। सो फॉर मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, magnitude of both force will balance to each other, both forces will balance to each other, भाई सर्कुलर मोशन हो रही है तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में होना चाहिए थ्रू आउट द जर्नी, तो ये चीज़ हमेशा ही ऐसे रहेगी, ठीक है। सो आप ये लिख सकते हैं कि जो कूलम्बिक फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड क्या है भाई, जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये बराबर होगा आपके एम वी स्क्वायर बाई आर के। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज मैथमेटिकल वर्जन ऑफ फर्स्ट बोर पोस्टुलेट, ठीक है, कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका जो मैथमेटिकल वर्जन है दैट इज दिस थिंग, इक्वेशन 1, कि जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी है वो इस वे में होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, सेकंड पोस्टुलेट क्या बोल रही है, हटा दो भाई बिल्कुल क्लियरली, ये ईडी में आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट ऐसे कैसे निकालते हैं 1 से 2 रियर, वो सीधा सीधा होता है कि जिस पे निकालना है उस जिसकी वजह से है फोर्स, ड्यू टू जिसकी वजह से उससे एरो निकलेगा जिस पे है, ठीक है, और जो अल्टीमेट डायरेक्शन होगी वो साइन वाइन कंसिडर करने के बाद में, ठीक है। इनिशियली आप ऐसे बोल लेके चलोगे, हटा दूं। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पोस्टुलेट का मैथमेटिकल वर्जन। इसको हटा देते हैं भाई, है ना।
तो दिस वन इज आवर रिजल्ट। सेकंड क्या था कि जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर मोमेंटम का दैट इज क्वांटाइज्ड, दैट इज एन एच कट। तो ये तो सीधा ही हो गया एन एच कट, ठीक है, जहाँ पर एन कहाँ से है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। सो दिस और जो है मैग्नीट्यूड होगा एल का वो कितना होगा, जब भाई पार्टिकल यहाँ पर मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, वी वेलोसिटी है, मास एम है अगर उसका, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा एल का एम वी आर, अगर ये रेडियस आर है तो एम वी आर इक्वल टू एन एच कट। ये आपका सेकंड पोस्टुलेट का मैथमेटिकल वर्जन, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2। और अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से देखें, जो थर्ड पोस्टुलेट था वो था जस्ट उसने अपने आप को डिफेंड किया था कि एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसका कोई वो नहीं है। फोर्थ पोस्टुलेट का जो मैथमेटिकल वर्जन है उसको हम देखेंगे जब स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करेंगे तब। अभी जो बाकी चीज़ें हैं वो सिर्फ इन दो पोस्टुलेट के फर्स्ट और सेकंड के जो मैथमेटिकल वर्जन है उसी से बाकी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। बाकी चीज़ों का मतलब है कि रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, ये सब चीज़ें सिर्फ इन दो चीज़ों से हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं कैसे हो जाए। तो अभी मैं इन दो इक्वेशंस को फ्रंट पे लेके और जो रेडियस का फॉर्मूला है बाकी अदर चीज़ें हैं उनको देखता हूँ, ठीक है। बाकी सब थोड़ा हटा लेता हूँ और फिर मैं हैशटैग देके रेडियस और ये सब लिखता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस की बात करता हूँ मैं, या फिर आप लिख सकते हो रेडियस एनर्जी वेलोसिटी, रेडियस वेलोसिटी एंड एनर्जी, इन सब के फॉर्मूले, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला, और फिर हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेडियस की। रेडियस देखो कैसे रेडियस फाइंड आउट करना है। दो इक्वेशन आप पे, दोनों को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि मेरा डिस्कशन फ्रेश है ये, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन 1, और एम बी आर इक्वल टू एन एच कट, इक्वेशन 2, ठीक है। चलो अब देखते हैं, थोड़ा स्पेस हो जाएगा मेरे पे। कैसे करें, आर निकालना है तो क्या करें कि यहां से वेलोसिटी निकाल के यहां रख देते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम टू वी इक्वल टू क्या, v इक्वल टू है, यहाँ पर v है भाई, तो v इक्वल टू एन एच कट डिवाइड बाई एम आर, ठीक है। और उसको रख देते हैं, पुट अप इट इनटू इक्वेशन 1, रखो, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेफ्ट साइड तो यही है जेड ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम बाई आर और वी स्क्वायर, तो इस चीज़ का स्क्वायर तो हो जाएगा एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। एम आर था ना, हाँ सही है एकदम। अच्छा अब आर स्क्वायर निकालना है, सॉरी आर निकालना है, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, जस्ट आर इधर आ जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या था यार, एम है क्या, एम है यहाँ, ये आर इधर आ जाएगा, बाकी चीज़ उधर जाएंगी, तो बाकी चीज़ों में जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबसे पहले तो, और एम भी है वहाँ पे, बट एक एम यहाँ पे कट जाएगा तो एम तो नीचे रहेगा, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर ऊपर है, और एम जेड ई स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा, एम आ जाएगा यहाँ पे और जेड ई स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, ठीक है। और यहाँ पर देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब कांस्टेंट है, एन वेरिएबल है, एच कट स्क्वायर कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है कांस्टेंट है, जो मूविंग पार्टिकल है उसका मास है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है कांस्टेंट है, मैं एम ही नहीं लिखता हूँ, बस मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एम लिया हुआ है, ठीक है। जेड ई स्क्वायर कांस्टेंट है, जो बचे जो एन स्क्वायर और जेड है वो सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, तो बाकी जो सब कांस्टेंट की वैल्यू रख दो, तो आर का वैल्यू क्या आएगा 0.529,
इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। ठीक है, एक एंगस्ट्रम होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसको अपन 0.593 भी बोल देते हैं, सॉरी 53 एंगस्ट्रम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये है आर का फॉर्मूला आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, आपको ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। याद रहना क्या चाहिए, मतलब आपको ये दोनों इक्वेशन से ये फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, अगर इनकेस भूल भी जाओ तो, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंटली जो नोटिस करना है वो है कि आर का डिपेंडेंसी कैसे है मास के ऊपर। तो यहाँ से देख सकते हो आर प्रोपोर्शनल टू 1/m है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी आपको देखना है। तीनों आपको बॉक्सअप कर देना, तीनों रिजल्ट। ठीक है, मैं मेरे जो रिजल्ट आ रहे हैं, मैं अभी आर किया है, फिर वेलोसिटी करूँगा, फिर एनर्जी करूँगा, फिर फ्रीक्वेंसी करूँगा। जितना जो भी मेरा रिजल्ट आ रहा है उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसकी मेरे को बाद में जरूरत पड़ेगी। तो मेरा रेडियस का फॉर्मूला आया 4πε0 n स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर mz²। ठीक है, हाँ, और बाकी मेरे को याद है। फिर r प्रोपोर्शनल टू 1/m होता है, ये सब यहाँ से याद आएगा। ठीक है, सेम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं। हो गया ये वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे निकालें, सेकंड देखो, यहाँ पे r की पुटअप कर दे, वैल्यू आ जाएगा। सो सिंस v इक्वल टू, या फिर ऐसे बोल लिख दो एक बार और, mvr इक्वल टू एन एच कट, सो v इक्वल टू एन एच कट बाई एम आर, एंड सो एन एच v इक्वल टू, इसको हटा लो यार अब, सो v इक्वल टू, सो v इक्वल टू हो जाएगा एन एच कट बाई एम आर, एम और आर ये रहा आपके पास। आर क्या होता है भाई, 4πε0 n स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई mz²। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, काटापीटी करो, एन एच कट यहाँ पर एन एच कट से कट जाएगा। ठीक है, और m से कट जाएगा, तो ऊपर बचा z² नीचे 4πε0 और एन एच कट। कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे z और n को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। सो आप ऐसे लिख सकते हो, बाकी सब कांस्टेंट की वैल्यू पुटअप करोगे तो आपका एक्सप्रेशन आएगा 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सब दोनों चीज़ें, और मैं बोलूँ तीसरी चीज़ भी कि v है ना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, वो भी याद रहना चाहिए। v इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जो मास के ऊपर डिपेंडेंसी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान देना चाहिए। वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यू कैन सी इट, यहाँ पर एक्सप्रेशन में है ही नहीं। ठीक है, मैं इस चीज़ को यहाँ लिख लेता हूँ, v इक्वल टू z² ओवर 4πε0 NH कट। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी पर, टोटल एनर्जी हटा दें। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होता है भाई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, टी प्लस भी, या फिर मैं लिख दूं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक क्या है, हाफ mv², पोटेंशियल क्या है भाई, दो चार्ज है वहाँ पर, प्लस ZE और माइनस ZE माइनस E, प्लस ZE और माइनस E। ये न्यूक्लियस का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यही तो सिचुएशन थी वहाँ पे, आपके जो सर्कुलर ऑर्बिट है वहाँ पर, यही तो सीन है वहाँ पे हाइड्रोजन एटम में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको कैसे डिनोट करते हैं कि K/Q1/Q2/R। तो ये क्या हो जाएगा, K/Q1/Q2 ZE माइनस E/R। तो ये हो जाएगा माइनस K क्या होता है 1/4πε0, 1/4πε0 ZE²/R। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, माइनस ऑफ दिस थिंग। टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है। और तो
तो हम यहाँ पे v की वैल्यू रख देते हैं और r की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। और या फिर थोड़ा सिंपल कर लेते हैं कि v स्क्वायर रख ही देते रे यार, झंझट खत्म होगा एक बार में, ठीक है। और एक और ब्यूटीफुल वे में कर सकते थे बट कोई नहीं, अब रख दो। इक्वल टू क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर ये रहा, तो z स्क्वायर e का पावर 4 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और n स्क्वायर h कट स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर बाई r की वैल्यू पुटअप कर दो, हटा दो सारी चीज़ें, r की वैल्यू पुटअप कर दो। r को याद होना चाहिए ना, वो रहा ऊपर, r की वैल्यू पुट करोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h कट स्क्वायर एंड m z e स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, इक्वल टू हाफ m z e स्क्वायर e4 z स्क्वायर e4 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h कट स्क्वायर, ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर पर लिख देता हूँ, हाफ m z स्क्वायर e का पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h कट स्क्वायर माइनस यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों स्क्वायर हो जाएंगे मिलके, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, अच्छा n स्क्वायर h कट स्क्वायर और z स्क्वायर m e4 z स्क्वायर m e4 z है ना, तो दिस थिंग एंड दिस थिंग इज सेम, दिस इज हाफ एंड दिस इज -1, सो माइनस हाफ बचेगा, तो इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ m z स्क्वायर e4 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h कट स्क्वायर, ठीक है। z स्क्वायर और n स्क्वायर के अलावा सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये एक्सप्रेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, इक्वल टू जो भी आएगा बाद में लिख दूंगा ना, हेडर पे लिख दूंगा, और यह है आपका कॉन्स्टेंट्स को पुट करोगे तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है, अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो -19 जूल, ठीक है, इनकेस आपको कन्वर्ट करना पड़े तो, और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। दिस थिंग इज एनर्जी, इसको ई एन लिख देते हैं क्योंकि डिपेंडेंसी एन के ऊपर है, ठीक है। एन है वहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैन इक्वल टू 1 2 3 था, ऑर्बिट को डिनोट करता है 1 इक्वल, ठीक है। अच्छा, दिस इज एनर्जी वैल्यूज, और जो डिपेंडेंसी है उसको भी देख लो। डिपेंडेंसी कैसे है, एनर्जी का मास के ऊपर, यहाँ पर है मास, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया, एनर्जी हो गया, रेडियस हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की या फ्रीक्वेंसी की, तो पहले टाइम पीरियड की कर लेते हैं, चलो टाइम पीरियड की। एनर्जी का ये एक्सप्रेशन आपको याद रहना चाहिए, इसको मैं कहीं ना कहीं लिख देता हूँ, ये थोड़ा इसको छोटा करते हैं। v इक्वल टू क्या था, भूल गया मैं तो, v इक्वल टू यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था ना, v स्क्वायर, तो v स्क्वायर ऊपर हाफ m जेड स्क्वायर e4, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई दिस थिंग, जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच कट, ई का है माइनस हाफ एम जेड स्क्वायर e4 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर। आपको याद होने चाहिए यार, मुझे याद नहीं होते, दैट इज माय प्रॉब्लम, है ना, तो मेरे को लिखना पड़ता है। टाइम पीरियड की बात करते हैं, हटा दो मैं इन सबको, हटा देते हैं ना। ये सब क्या हुआ आपका, बालकों वाली बातें हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइम पीरियड क्या होता है भाई, टाइम पीरियड होता है समय बराबर, क्लासिकल टाइम पीरियड है, ये ध्यान रहे क्या चीज़ है मैं बताता हूँ अभी।
किस चीज़ का टाइम पीरियड है ये? जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ना ऑर्बिट में, तो ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहा है उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। कितने पीरियड बाद, क्योंकि इसका जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन है, मतलब मोशन रिपीट हो रही है। देखो यहाँ तक आएगा, एक पूरा साइकिल करेगा, उसके बाद एक और साइकिल, फिर ये ऐसे ही तो घूम रहा है, तो ऑसिलेटरी मोशन है, तो ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड, ठीक है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेस कर रही है, अगर ये आर रेडियस है तो 2 पाई आर, और वेलोसिटी इसका v है ही, तो दिस विल बी टाइम पीरियड, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। ओके, सो 2 पाई आर, आर और v के फॉर्मूले रख दो। 2 पाई आर, आर इज व्हाट, पहले v को रख दो, क्या दोनों एक साथ रखते हैं। आर इज दिस थिंग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जेड स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर, वी नीचे तो वी जेड ई स्क्वायर, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच कट, ठीक है। काटापीटी में जाओ, तूफान करो, जो भी आ रहा है देखो। तो टी 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 विल बी व्हाट, यहाँ पे लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एन एच कट क्यूब है, 2 पाई भी है, तो 2 पाई रख लेता हूँ मैं इसको ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इसके एक्सप्रेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, एन एच कट का क्यूब डिवाइड बाई एम जेड ई स्क्वायर का स्क्वायर, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, एम है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। जनरली डिपेंडेंसी की बात करते हैं जस्ट, तो डिपेंडेंसी की बात करें तो टी प्रोपोर्शनल टू मास के ऊपर बात करें तो 1/m है, ठीक है। और भी बात करते हैं इसके n और z के ऊपर, तो n क्यूब बाई जेड स्क्वायर है, n क्यूब बाई जेड स्क्वायर, ठीक है। कुछ वैल्यू आती होगी ऑब्वियसली, जो कांस्टेंट फैक्टर्स उनका वैल्यू पुटअप करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, उस पर हमें इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट इस डिपेंडेंसी पे इंटरेस्ट है, ठीक है। तो n क्यूब बाई जेड स्क्वायर, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई आपका, f, जो ये रिवॉल्व कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, रिवॉल्विंग फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज विल बी व्हाट 1/t, सो यू नो t देन यू नो f, एंड इफ आई सी द डिपेंडेंसी, चलो एक बार एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 1/t बोले तो ये चीज़ें ऊपर चल जाएंगी, तो m जेड ई स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एंड एन एच कट का क्यूब, दिस विल बी योर फ्रीक्वेंसी f, स्मॉल f, ठीक है। इफ डिपेंडेंसी तो f प्रोपोर्शनल टू m है, अगर मास पे डिपेंडेंसी की बात करें, और अगर n पर डिपेंडेंसी बात करें तो जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, दिस इज डिपेंडेंसी। एंड इफ लेट मी टॉक अबाउट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देन व्हाट इज इट, टी इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो टी को रख दो, जो भी आ रहा है एक्सप्रेशन देख लो। टी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई और टी में है 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एंड एन एच कट क्यूब, एंड दिस होल थिंग इज हियर एम जेड ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इज एम जेड ए स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन एच कट का क्यूब, डिपेंडेंसी ऑन मास दिस थिंग, डिपेंडेंसी ऑन एन एंड जेड इज दिस थिंग, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा, ठीक है। एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप पे स्पेस हो तो थोड़ा सा कर देना, बट चलो उसको मैं बाद में बात कर दूंगा, ठीक है। इसका एक और एक्सप्रेशन है, उसके फॉर्मेट में लिखते हैं इसको, वो मैं
बाद के डिस्कशन में लिख दूंगा, उसके बाद आप लिख लेना, ऐसा कुछ है उसको आर इन्फिनिटी एच सी बाई एन क्यूब जेड स्क्वायर ऐसे कुछ लिखेंगे, ठीक है, ट्वाइस ऑफ आर इन्फिनिटी एच सी ऐसे कुछ लिखेंगे। तो वो अभी मत लिखना, मुझे याद नहीं है परफेक्टली, ठीक है। आर इन्फिनिटी को कंसिडर कर मतलब कंस्ट्रक्ट कर लेंगे यहाँ पे और फिर लिखेंगे। अभी मुझे आर इन्फिनिटी याद नहीं आ रहा, तो वैसे तो याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बट जब माहौल में आएगा ना तब लिखेंगे, क्योंकि ऐसे रट्टाफिकेशन नहीं कर सकता मैं, सही है कि नहीं है। चलो अभी चलते हैं। तो दिस इज़ वेरियस फॉर्मूला। और अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि कैसे एक्सप्लेन हुआ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट बोर मॉडल का जो स्टेप था वो हो गया, इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसिडरेशन वाला पार्ट था वो हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप बोर मॉडल को जो यूज़ करेंगे, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा उसको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा बोर मॉडल। और अभी आपको याद दिला दूँ कि जो फोर्थ पोस्टुलेट है उसका मैंने मैथमेटिकल वर्जन अभी लिखा नहीं है, उसको यूज़ नहीं किया है। लिखा नहीं हो तो कोई बात नहीं, बट उसको यूज़ नहीं किया है कि जो ट्रांजिशन रेडिएशन कैसे अमिट होता है। ट्रांजिशन जब एक हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिट होता है तो एक फोटोन निकलता है, उस चीज़ को मैंने यूज़ नहीं किया। तो ऑब्वियसली जो स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करने में किसका यूज़ होगा, उसी कंसेप्ट का यूज़ होगा, क्योंकि स्पेक्ट्रा में जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो एक्चुअल में किसके करस्पॉन्डिंग है, फोटोन्स ही तो आ रहे हैं वहाँ पे। तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी को ही तो डिनोट करते हैं, फोटोन्स का जो वेव नंबर है उसी को तो डिनोट करता है। तो हमें फोर्थ जो पोस्टुलेट है उस पर फोकस करना पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए, और वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। टिल देन बाय, सी यू, टाटा। चलो।